नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। आज मैं आपके लिए जीके के 25 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आप भले ही चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी ही क्यों न कर रहे हों, ये 25 के 25 प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपसे विनती है कि केवल 25 के 25 प्रश्नों के उत्तर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है फॉलो ऑन। जी दोस्तों, फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों, फॉलो ऑन शब्द किस से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से या इनमें से कोई भी से नहीं? बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए कि फॉलो ऑन शब्द किस से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। फॉलो ऑन शब्द किसी भी से संबंधित नहीं है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है भारतीय बागवानी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देहरादून में, मसूरी में, बेंगलुरु में या सोलन में? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, सोलन में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चौथा इज द राइट आंसर, सोलन में। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला तीसरे नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय है? बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय है? गीता चंदन, लीला सैमसन, गंगूबाई हकल, स्वप्न सुंदरी? बताइए दोस्तों, कमेंट करके तुरंत बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, गंगूबाई हगल। गंगूबाई हगल जो है एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कई बार एग्जाम में दोहराया गया प्रश्न है। यह कम से कम ना जाने कितने पेपरों में पूछा हुआ प्रश्न है कि विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, कई बार यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराया जा चुका है। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को, वीर नरसिंह को, सदाशिव राय को, राम राय को? फटाफट यदि आपको यह आंसर मालूम है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, कृष्णदेव राय। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है लियोनार्डो दा विंची। जी हाँ दोस्तों, किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? पांचवा ही प्रश्न है हमारा, लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए दोस्तों, सुधार का, पुनः जागरण का, साम्यवाद का या औद्योगिक क्रांति का? बताइए दोस्तों, यदि आपका यह आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, पुनः जागरण। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? पुनः जागरण का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप तुरंत ही नोट कर लीजिए और बताइए कमेंट करके कि लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इल्तुतमिश को, बलबन को, रजिया को या कुतुबुद्दीन को? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि? बताइए, गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है अन्य राज्यों की तुलना में। तो हमको ये बताना है कि गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, उसके पास तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं, खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। बताइए दोस्तों, गुजरात नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्यों? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। पहला इज द राइट आंसर, गुजरात नमक का सबसे बड़ा उत्पादक इसलिए है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। यह बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझिए यह आपके अगले एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। और हो सकता है आपको इसका जवाब मालूम भी हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। राष्ट्रपति हटा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर होता है। यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत नोट कर लीजिए और बताइए दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है कि सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है। आयकर विभाग पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पर, डाक विभाग पर या राज्य या संघ शासित क्षेत्र का वाणिज्य विभाग पर। बताइए दोस्तों कि सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पर सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें 2 या 3 प्रश्न अर्थशास्त्र से ना पूछे जाते हों, तो आपको यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये पूछा जाए, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो तुरंत आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। मजदूरों की वृद्धि में, मुद्रास्फीति की कमी में, करों की कमी में या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, मुद्रा आपूर्ति की कमी। मुद्रा आपूर्ति की कमी मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर सकते हैं। मुद्रा आपूर्ति की कमी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है। बताइए दोस्तों, खपत, निवेश, सरकारी व्यय या आय। निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए खपत में परिवर्तन या खपत स्तर पर परिवर्तन किया जाता है। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 12वें नंबर का प्रश्न है, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है। सोडियम और कैल्शियम की, आयरन और सोडियम की, कैल्शियम और आयरन की, मैग्नीशियम और आयरन की। फटाफट कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम और आयरन की। गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं उनके गर्भावस्था के समय उनके शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 13वें नंबर का प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है। बताइए दोस्तों, 10 लाख की राशि, 5 लाख की राशि, 3 लाख की राशि या 1 लाख की राशि दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 3 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ 3 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। चलिए दोस्तों 14वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 14वें नंबर का प्रश्न है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो तुरंत कमेंट करके बताइए दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। बेल्जियम को, स्विट्जरलैंड को, नीदरलैंड को या लक्समबर्ग को। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, बेल्जियम को। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। बेल्जियम को। चलिए दोस्तों 15वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 15वां प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है। गॉड ऑफ मेडिसिन। सुश्रुत को, च्यवन को, धन्वंतरी को या चरक को। बताइए दोस्तों कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, धन्वंतरी को।
आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को। चलिए दोस्तों 16वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 16वें नंबर का प्रश्न है शिया मुसलमानों। जी हाँ दोस्तों, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? बताइए दोस्तों, करबला किस देश में? शिया मुसलमानों का पवित्र नगर है करबला, किस देश में है? ईरान में है, इराक में है, जॉर्डन में है या सीरिया में? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? इराक देश में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न है ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए, आपके ये एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है कि ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए, ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? महाराणा करणी सिंह ने, विल्सन जोन्स ने, मेजर आर.एस. राठौर ने या लिंडर पेश ने? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मेजर आर.एस. राठौर ने ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक जीता था। चलिए दोस्तों 18वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 18वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और दोस्त भी एक दूसरे से यह प्रश्न अक्सर पूछते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भारत में 1 रुपये से अधिक के नोट जारी किए जाते हैं। बताइए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा, किसके द्वारा 1 रुपये से अधिक के नोट जारी किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 रुपये से अधिक के जो नोट होते हैं वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यदि आपको मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइएगा कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। चलिए दोस्तों 19वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 19वें नंबर का प्रश्न है नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं उसे प्रतिरक्षित करने के लिए। नवजात जो शिशु होता है, हमारे यहाँ नवजात शिशु जब नया बच्चा पैदा होता है तो उसको 3 टीके लगाए जाते हैं। बताइए किससे बचाव के लिए यह 3 टीके लगाए जाते हैं? कुकुर खांसी, टिटनेस और खसरा से बचाने के लिए, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाने के लिए, टिटनेस, डिप्थीरिया, खसरा और रुबेला से बचाने के लिए या टिटनेस, डिप्थीरिया, चेचक और रुबेला से बचाने के लिए? बताइए दोस्तों कि नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं किससे प्रतिरक्षित करने के लिए? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, इन 3 भयानक बीमारियों से नए बच्चे को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। चलिए दोस्तों 20वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव नहीं पड़ता? फटाक से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? मानसून का, महासागरीय धाराओं का, भूमध्य रेखा का सानिध्य का या हिंद महासागर के अस्तित्व का? बताइए दोस्तों कि भारत की जलवायु पर इन चारों में से किसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे यहाँ जो जलवायु है उसका सीधा संबंध किससे नहीं है, या हमारे यहाँ की जलवायु में किसका प्रभाव नहीं पड़ता? मानसून का प्रभाव नहीं पड़ता, महासागरीय धाराओं का प्रभाव नहीं पड़ता, या भूमध्य रेखा के सानिध्य का प्रभाव नहीं पड़ता, या हिंद महासागर के अस्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, हिंद महासागर का क्या अस्तित्व है उससे हमारे भारत के जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों 21वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 21वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह प्रश्न 20 बार रिपीट हो चुका है। अगले एग्जामों में, नए एग्जामों में यह प्रश्न बार बार रखा हुआ मिलता है कि निम्नलिखित में किस देश का अलिखित संविधान है जिसके पास उसका खुद का कोई लिखित संविधान ही नहीं है? USA, UK, पाकिस्तान या भारत? बताइए दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में जो 4 देश दिए गए हैं उनमें से कौन सा देश है जिसके पास उसका खुद का लिखित संविधान ही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, यूके के पास उसका खुद का कोई लिखित रूप में कोई संविधान नहीं है। चलिए दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश के पास है? आपको यह इस प्रश्न का जवाब देना है कि किस देश के पास उसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 22वें नंबर का प्रश्न है गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा? यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि किसानों से संबंधित मुद्दा बार बार चलता रहता है और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर
या तालवंडी? बताइए दोस्तों कमेंट करके यदि आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, तालवंडी। तालवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। चलिए दोस्तों 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न बेहद बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न कई बार एग्जामों में अलग अलग एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, समझिए आपके अगले एग्जाम में आने ही वाला प्रश्न है ये। बताइए उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं पंपास, लानास, सवाना या वेल्ड? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सवाना। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? सवाना बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? सवाना बोलते हैं। चलिए दोस्तों आप ये बताइए, आपके लिए एक प्रश्न है कि सवाना, जी हाँ दोस्तों, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पहले तो हमारा ये पूछा गया प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि जो उष्ण कटिबंधीय घास हैं उस स्थल को क्या कहते हैं? तो उस स्थल को हम सवाना कहते हैं। और अब आपको ये बताना है कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। यदि आपको यह प्रश्न मालूम है उत्तर, तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों 24वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है मडुलई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह पीसीएस के एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि मडुमलई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में स्थित है। ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। चलिए दोस्तों हम अपना 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न का जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। जी दोस्तों, जो अंतरिक्ष में खड़ा होता है, हम पृथ्वी के अंदर हैं, हम पृथ्वी पर हैं, इस वक्त हमें हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है? हमें हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। हम पृथ्वी पर उपस्थित होने के बावजूद हमारा आकाश हमें कैसे दिखाई देता है? ऊपर की ओर सिर करके देखिए नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री होता है, जो पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष पर पहुंच गया होता है, उसको हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है? बताइए दोस्तों, श्वेत दिखाई देता है, गहरा नीला दिखाई देता है, हल्का नीला दिखाई देता है या काला दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, काला। अंतरिक्ष यात्री को हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। देखिए पृथ्वी पर जो स्थित है, जैसे हम लोग आप लोग अभी बैठे हैं, ऊपर की ओर सिर करके देखिए तो हमें हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन वही अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष पर पहुंच गया होता है, उसको हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। आपके लिए प्रश्न है कि बताइए अंतरिक्ष यात्री, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? बताइए कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री, यदि आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है। आज का हमारा सेक्शन या आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार साथियों।